दोस्तों, आज पेश है मौत की वेदी। वह एक गर्मी की तपती दोपहर थी जब चंदनपुर के जमींदार पन्ना लाल का लड़का हरी दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहा था। प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। दौड़ते दौड़ते घोड़े का भी बुरा हाल था। तभी अप ओह, घोड़े के मुंह से झाग निकल रहे हैं। इसकी आंखें बाहर की ओर उबल पड़ी हैं। अगर प्यार से घोड़े की पीठ पर हाथ उसने प्यार से घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और छलांग मारकर नीचे उतर गया। अपने अगले ही पल घोड़े ने एक लंबी छलांग भरी और पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा। ओ, लगता है घोड़े का दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। घोड़े ने हरी को ऐसा ही भाव से देखा, तुरंत ही प्राण त्याग दिए। अपने प्रिय घोड़े को मृत देखकर वह दुखी हो उठा। हाय, मेरा जान से प्यारा घोड़ा पवन मेरा साथ छोड़ गया। हरी उदास सा मृत घोड़े के पास बैठ गया। कुछ देर वह बैठा रहने के पश्चात वह वहां से उठा और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद दिन ढलने वाला है और श्यावन यहाँ कुछ दूर दूर है। वन को पार करने के पश्चात मैं अपने गांव पहुंच पाऊंगा, लेकिन श्यावन पैदल पार करने में पूरे 6 घंटे लगते हैं। इस प्रकार तो मैं आज अपने गांव नहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे आज रात श्यावन में गुजारनी होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या अर्थ है। क्या पता दिन रहते मैं श्यावन को पार करने में सफल हो पाऊं। सोता हुआ हरि आगे की ओर बढ़ गया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। श्यावन के बीच पहुंचा तो दिन पूरी तरह छिप गया था। वन में अंधेरा छा गया। अब तो मुझे सचमुच यह रात इसी वन में गुजारनी होगी, सोचकर हरि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। अभी वह पेड़ के नीचे बैठे कुछ देर हुई थी, चारों ओर खुखार जानवर की आवाज आने लगी। हू हा हू। बड़ी डरावना वातावरण है इस वन का। हरी साहसी युवक था। फिर उसने सोचा, इस समय मैं निहत्था हूँ, क्या पता कोई जंगली जानवर इधर आ धमके। इससे पहले यहाँ आकर कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला करे, मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए और पेड़ पर ही बैठकर रात गुजारनी चाहिए। सोचकर हरी पेड़ की ओर चढ़ने लगा जिसके नीचे बैठा था। कुछ देर में वह पेड़ की मजबूत शाखा पर पत्तों में छिपा बैठा था। यह जगह सुरक्षित की दृष्टि से ठीक है। जब आधी रात बीत गई तो शाखा पर बैठे बैठे हरी की आंखें नींद से मूंदने लगी। अभी अधबुंदी आंखों से सामने की ओर देखा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, सामने मसाले जलाए हुए घोड़े पर कौन लोग आ रहे हैं। हरी आंखें खोलकर पूरी तरह सजग होकर बैठ गया। अपनी ओर आते हुए घुड़सवारों को देखने लगा। घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आकर रुके जिस पेड़ की शाखा पर हरी बैठा था। साथियों, इसी पेड़ के नीचे रुककर आज लूट का बंटवारा करेंगे। ठीक है सरदार। सरदार का हुक्म मानकर सभी घुड़सवार घोड़े से उतर पड़े। दूसरी ओर पेड़ पर बैठा हरी उन लोगों का वार्तालाप सुनकर बुरी तरह चौंका। वो तो ये डाकू लुटेरे हैं। उधर डाकू पोटलियों में बंधे लूट का सारा माल बीच में बिछाए चादर पर पलट दिया। और वो इतनी सारी दौलत। डाकू के सरदार ने माल का बंटवारा बराबर हिस्सों में किया। अपना अपना हिस्सा सभी डाकुओं के पास रख लिया। तत्काल उसके सरदार ने उनसे कहा, साथियों, अब हमें कल की योजना बनानी चाहिए। कल हमें किसके यहाँ डाका डालना है, इस बात पर विचार करना है। सरदार की बात सुनकर सभी डाकू उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। तब सरदार ने आगे कहा, हमें पता चला है कि कल जमींदार हरभजन सिंह की बेटी चंद्र प्रभा की बारात आने वाली है। पता चला है कि जमींदार हरभजन सिंह ने अपनी बेटी के विवाह में दिल खोलकर दान देने वाले हैं। तो सरदार, क्यों न कल जमींदार हरभजन के यहाँ डाका डाला जाए। हम भी यही सोच रहे हैं। जब बारात विदा होकर होकर वधु की डोली लेकर गांव के बाहर पहुंचेगी, तब हम बारात पर धावा बोलकर सारी धन दौलत लूट कर चंपत हो जाएंगे। उसे लूटते समय
उसे लूटते समय कहीं हम फंस न जाएं। विचार तो अच्छा है, पर बारात का मामला है। विक्रम सिंह, तुम डाकू जग्गा के सामने खड़े हो। जग्गा कायरता भरी बात बिल्कुल पसंद नहीं करता। भला किसकी हिम्मत है जो हमें मुकाबला करे। सरदार की बात सुनकर डाकू विक्रम चुप हो गया। उधर पेट की शाखा में बैठा हरी सोच रहा था, तो यह कुकार डाकू जग्गा का गिरोह है। कल चैरतपुर के जमींदार की पुत्री की बारात को लूटने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जमींदार की पुत्री चंद्रप्रभा की डोली को आंच भी नहीं आने दूंगा। दूसरी ओर डाकू जग्गा अपने गिरोह से कह रहा था, तो साथियों, कल जमींदार हरभजन की पुत्री की बारात को लूटने की बात पक्की रही। हमें अपनी मजबूत योजना मजबूर है सरदार, मंजूर है। और अब चलो, भोर होने वाली है, पहले हमें अपने अड्डे पर पहुंचना है। सरदार के आदेश पाकर सभी डाकू वहां से चल दिए। सुबह होने तक हरी उसी पेड़ पर बैठा रहा और पेड़ से उतरकर वह गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर सबसे पहले मुझे जग्गा डाकू के गिरोह के से भिड़ने की तैयारी करनी है। कुछ देर में वह गांव में पहुंचा। पैदल आकर देख पिताजी जमींदार पन्नालाल बोले, बेटे हरी, रात भर तुम कहाँ रहे? तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? हरी सारी बात बताकर पिता पन्नालाल चिंतित हो उठे। अब क्या करोगे हरी बेटा? करना क्या है पिताजी? क्या है पिताजी? आज ही मैं अपने 20-25 लठैतों के साथ चैतपुर जाऊंगा। वहां जमींदार हरभजन के यहाँ बारात को डाकुओं से बचाऊंगा। ऐसा अनर्थ न करना हरी। तुम नहीं जानते कि अपने 6 बेटों को खो चुका हूँ और एकमात्र तुम पुत्र बचे हो। तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक आपका आशीर्वाद मेरी कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। हरी की जिद के आगे पन्ना लाल अपनी अपनी बात में सहमत कर लिया। और उसी समय हरी ने अपने लठैतों को बुलाया। तुम आज मेरे साथ चैतपुर चलना है। आज तुम लोगों की परीक्षा की घड़ी है। एक नेक कार्य के तुम डाकुओं से भिड़ना है। छोटे ठाकुर हमारी बाहों में बहुत दिनों से किसी से भिड़ने की फड़फड़ा रहे हैं। आप देखना हम किस तरह डाकुओं के छक्के छुड़ाते हैं। लठैतों को तैयार करके हरी उसके साथ लेकर चैतपुर के लिए रवाना हो गया। दोपहर होते होते चैतपुर गांव में पहुंच गए। तब हरी लठैतों से बोला, चैतपुर गांव में प्रवेश करने का यही रास्ता है। डाकू इसी रास्ते से गांव में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए तुम लोग आधे यहाँ छिपकर मोर्चा संभाल लो, आधे को मैं अपने साथ चैतपुर ले जाऊंगा। छोटे ठाकुर, आप कह रहे हैं कि डाकू बारात पर धावा बोलेंगे। जब बारात डोली के साथ विदा होकर गांव से चलेगी, तभी यहाँ छिपकर मोर्चा संभालने का फायदा है। बारात के विदा होने से पहले हम लोग यहाँ आकर मोर्चा संभाल लेंगे। दुश्मन को हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्या पता अपने अड्डे पर पहुंचकर डाकू ने गिरोह ने अपनी योजना में परिवर्तन कर दिया हो, इसलिए हम हर समय चाक चौबंद रहना होगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। याद रखो कि हमें बारात को गणतंत्र स्थल पर सुरक्षित पहुंचाना है। तब हरी की बात मानकर आधे लठैत वहीं झाड़ियों में छिप गए और आधे लठैत हरी के साथ चैतपुर की ओर चल दिए। पूछते पूछते जमींदार हरभजन की हवेली के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर लठैतों से बोला, अपनी लाठियों को छिपाकर तुम हवेली के बाहर खड़े हो जाओ। विवाह में आते जाते लोगों पर नजर रखनी है। ठीक है छोटे ठाकुर। हवेली के बाहर ही छोड़कर हरी हवेली में पहुंचा। जमींदार हरभजन उसे पहचानते थे, इसलिए उसे देखते ही उत्साहपूर्वक बोले, अरे हरी बेटा, आओ आओ, बहुत अच्छे मौके पर आए हो। आज हमारी बेटी का शादी है। ठाकुर साहब, आपसे शिकायत है कि आपने विवाह का निमंत्रण पत्र हमें यहाँ नहीं भिजवाया। इस बात का मुझे बहुत खेद है बेटा हरी, गलती के लिए क्षमा कर दो। गिले शिकवे भूल कर अपनी बहन के विवाह कार्य में हाथ उठाओ। जो आज्ञा ठाकुर साहब। हरी दौड़ कर विवाह के कार्य में हाथ उठाने लगा। बारात उचित समय पर आई। सारा विवाह कार्यक्रम खुशी संपन्न हो गया। विवाह का कार्य अभी तक
कोई बाधा नहीं आई। लगता है जग्गा डाकू अपनी पूर्व योजना के अनुसार ही डकैती की वारदात पर दावा बोलेगा। विवाह के पश्चात लोग आंसू भरी भरी आंखों से चंद्रप्रभा की डोली को विदा किया। अब मुझे भी हवेली के बाहर तैनात अपने लठेतों के साथ बारात की के साथ साथ चलना चाहिए। न जाने कब डाकू जग्गा गिरोह बारात पर धावा बोल दे। हरी तुरंत लठेतों को साथ लेकर बारात के पीछे पीछे चलने लगा। बारात के साथ चलते चलते हरे एक स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके बाकी लठेत छिपे हुए थे। उसने छिपे हुए लठेतों से कहा, तुम हमारे साथ चलो। बाकी लठेत भी हरी के साथ हो लिए। बारात अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि धूल उड़ती हुई जग्गा डाकू का गिरोह वहां आ पहुंचा। जग्गा गरज कर बोला, जो जहां है वहीं रुक जाए, वरना जग्गा डाकू गिरोह के हाथों बेमौत मारा जाएगा। जग्गा डाकू का नाम सुनकर सबको भय से लहर उठी और जग्गा आगे कहा, अगर तुम लोग अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपना सारा कीमती सामान हमें दे दो, वरना एक एक को बलमों से छेद देंगे। बरातियों ने अपना कीमती सामान डाकुओं को देना प्रारंभ कर दिया। यही समय था जब हरी ने अपने लठेतों को आदेश दिया, अभी जग्गा और गिरोह कहर बनकर टूट पड़ो। एक भी डाकू जीवित न बच पाए। हरी का आदेश देने की देर थी। सारे लठेत लाठियां घुमाते हुए डाकू दल पर टूट पड़े। लठेतों के वार करके डाकू घायल होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। अपने साथियों की हालत देखकर जग्गा डाकू चौंका। ये लठेत कहाँ से आ गए? इन्होंने यहाँ आकर पासा ही पलट दिया। वह सोच रहा था कि घोड़े पर सवार हरी उसके पास आकर चिल्लाया, जग्गा तुम बहुत बदनसीबों को लूटा है। आज मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगा। और कहते हुए हरी ने लाठी का वार जग्गा के सिर पर किया। आह! और जग्गा की आंखों के सामने दिन में तारे नजर आ गए। वह सिर थाम कर पीड़ा से कराता हुआ घोड़े से गिर पड़ा और गिरते ही हरी ने ताबड़तोड़ उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। मुझे बख्श दे। लेकिन हरी ने उसकी एक न सुनी। लाठी बरसाना तारा। हरी जग्गा के प्राण पखेरु उड़ गए। दूसरी ओर लठेतों ने सारे डाकुओं को मार गिराया। यह देखकर बराती के चेहरे पर खिल उठे और जोश से चिल्लाए, वाह भाइयों वाह! तुमने आकर हमारे सिर पर आई विपदा टाल दी। भाइयों बधाई हमें नहीं, छोटे ठाकुर को दो। इन्हें के कहने पर हमने डाकुओं को मारा है। लठेतों की बात सुनकर बराती कृतज्ञ भरी से हरी की ओर देखने लगे। डोली का पर्दा उठाकर दुल्हन बनी चंद्रप्रभा ने हरी से बोली, तुम जो भी हो मेरे लिए देवता समान हो। तुमने मेरे सुहाग और अन्य लोगों को डाकुओं की रक्षा की है। तुम्हारी आभारी हूँ भैया। भगवान मुझे कोई भाई नहीं दिया, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? क्यों नहीं बहन, तुम्हारा भाई बनकर ही मुझे खुशी होगी। तो वादा करो भाई, रक्षाबंधन के दिन तुम मेरी ससुराल आकर जीतपुर आकर मुझसे राखी बंधवाओगे? मैं वादा करता हूँ बहन। हरी को आश्वासन पाकर चंदा डोली का पर्दा डाल दिया। दूल्हा बना चंद्रप्रभा का पति ईश्वर उसके पास आया। भाई, तुमने डाकुओं से हमारी रक्षा की, हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस उपकार का बदला एक बहन की डोली व बारात की रक्षा करना हर भाई का कर्तव्य होता है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। तब हरि विदा लेकर ईश्वर घोड़े पर जा बैठा और उसे घोड़े पर बैठते ही बारात आगे चल दी। इस घटना के कई महीने बाद रक्षाबंधन आया तो हरि अपनी माँ से बोला, माँ आज रक्षाबंधन है, मैं अपने धर्म बहन चंद्रप्रभा के पास जाकर राखी बंधवाना चाहता हूँ। तो क्या तू जीतपुर जाएगा बेटा? हाँ माँ, जीतपुर चंद्रप्रभा बहन प्रतीक्षा कर रही होगी। मैंने आज के दिन उसके पास पहुँचने का वादा किया है। हरि बेटा, तुम जीतपुर अवश्य जाओ। माँ की आज्ञा पाकर हरि अपने घोड़े पर बैठा और जीतपुर की ओर चल दिया। दूसरी ओर जीतपुर में चंद्रप्रभा सोच रही थी, दोपहर हो चुकी है, हरी भैया राखी बंधवाने अभी तक नहीं आए। पता नहीं उन्हें अपना वादा याद भी है या नहीं। वह हरी की प्रतीक्षा में खड़ी सोच ही रही थी कि उसकी सास रुक्मिणी आ धमकी, क्या बहू, तू चरखा छोड़ खड़ी है? मैंने तुझसे सूत काटने को कहा था, तूने मेरी बात पर अमल नहीं किया। ओ माँ जी, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करना, कहकर चंद्रप्रभा चरखे पर सूत काटने चली गई।
यह उसकी सास बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अंदर हवेली में रुक्मणी के पति ठाकुर दीवान सिंह उनसे कहा, रुक्मणी इतने धनवान है कि तुम बहू चंद्रप्रभा को सूत कतवाती हो, चक्की से अनाज पिसवाती हो, क्यों करवाती हो तुम बहू से इतना अन्याय? तुम्हें क्या पता, बहू से इस प्रकार काम करवाने से मेरा उस पर दबाव बना रहेगा। रुक्मणी, तुम उस अबला के साथ बहुत अन्याय कर रही हो। चुप रहो जी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं मुझे भली भांति ज्ञान है। वो दूसरी ओर हरि अपनी धुन में जैतपुर की ओर बड़ा चला आ रहा था। बहन चंद्रप्रभा मुझे देखकर बहुत खुश होगी। जल्दी वह एक पेड़ के नीचे से गुजरा। पेड़ से गिरकर एक सर्प उसके गले में आ पड़ा। सर्प देखकर भयभीत हो उठा। आह, यह क्या? आह, भला अटकी फुस। वह सर्प से बोला, नाग देवता, आप किस लिए आए हैं? मैं प्रतिदिन एक मनुष्य को डसता हूँ, आज तुम्हारी बारी है हरि। मैं तुम्हें मैं तुम्हें डसने आया हूँ। सर्प की बात सुनकर हरि हाथ जोड़कर बोला, सर्प देवता, मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं, पर मुझे आप न डसो। क्यों, आज क्या बात है? आज रक्षाबंधन है, मेरी बहन चंद्रप्रभा मेरी राह देख रही होगी। मैं वादा करता हूँ कि राखी बांध कर कल मैं इसी राह से गुजरूंगा, तब मुझे डस लेना। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम अपनी बहन से राखी बंधवा लोगे तो मैं तुम्हें डस लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें साथ ले चलने में कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार हरि एक थैली में सांप रख लिया और थैली लेकर चल पड़ा। दिन ढले, जब वह चंद्रप्रभा को ससुराल में पहुंचा तो चंद्रप्रभा चरखा कात रही थी। वो जमींदार के घर की बहू हुए भी बहन चंद्रप्रभा चरखा कात रही है, क्या चक्कर है? घोड़े से उतरकर हरि हवेली के द्वार के पास गया। तभी चंद्रप्रभा सूत टूट गया। उसने एक नजर हरि को देखा और टूटे सूत को जोड़ने जुट गई। बहन चंद्रप्रभा बस एक निगाह उठाकर मुझे देखा, फिर सूत जोड़ने लगी। लगता है चंद्रप्रभा मुझे भूल गई है, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यह सोचकर वह हरि वापस मुड़ा चलने को हुआ तो तभी चंद्रप्रभा ने टूटा सूत जोड़कर उसके पीछे आवाज दी, यह क्या भैया, बहन के दरवाजे से वापस चले जा रहे हो? क्या राखी नहीं बंधवाओगे? यह सुनकर हरि मुड़ा और चंद्रप्रभा की ओर देखता हुआ बोला, बहन, तुमने मुझे नजर उठाकर मेरी ओर देखा, फिर टूटे सूत की ओर जोड़ने लग गई। यह देख मैं समझा कि तुम मुझे भूल गई हो। यही सोचकर मैं वापस जा रहा था। भला यह कैसे हो सकता है भैया, एक बहन तुम्हें भूल जाए? मैं तुम्हें एक नज़र देखकर टूटा सूत जोड़ने के लिए जुट गई थी। मैंने सुना है यदि चरखा काटती बहन के सामने कोई भाई आ जाए और सूत टूट जाए तो अशुभ होता है। ऐसा होने पर भाई की उम्र कम होती है। सो भाई, टूटा सूत जोड़कर मैं तुम्हारी उम्र जोड़ रही थी। ओह, यह बात है बहन, यदि लेकिन मैं अपनी मौत को अपने साथ लाया हूँ। जब तुम मुझे कैसे बचा सकती हो बहन? ऐसा हालत में भैया, मैं तुम्हारी मौत से कहूँगी कि वह तुम्हें छोड़ दे और मुझे मार दे। हठपगली, ऐसा नहीं कहते। चंद्रप्रभा हरि के साथ लेकर हवेली में अंदर चल दी और थैली के अंदर बैठा सरप सोच रहा था, ओह, जो बहन अपने भाई पर इतना प्यार करती है उस भाई को डसना अनर्थ है। इसलिए हरि को बिना डसे मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यह सोचकर सरप थैले से निकला और रेंगता हुआ हवेली के बाहर की ओर चला गया। चंद्रप्रभा के साथ जाते हरि को देखकर सास रुक्मणी अपने पुत्र ईश्वर से बोली, बेटा ईश्वर, चंद्रप्रभा के साथ कौन चला जा रहा है? माँ, यह चंद्रप्रभा का धर्म भाई हरि है। इसी ने मेरी बारात डाकुओं से बचाया था। आज रक्षाबंधन है, इसलिए यह अपनी बहन से राखी बंधवाने आया है। ईश्वर की बात सुनकर रुक्मिणी सोचने लगी, तो इस घर में प्राय मर्द भी आने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई ऐसी चाल चलूंगी, चंद्रप्रभा का भाई दुनिया
से कूद कर जाए। अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। दूसरी ओर अपने कमरे में जाकर चंद्रप्रभा ने हरि के माथे पर तिलक लगाया और उसे हाथ में राखी बांधी। तब हरि थैली के अंदर देखता हुआ बोला, नागराज, मैं अपनी बहन चंद्रप्रभा से राखी बंधवा चुका हूँ, अब थैली से बाहर आकर मुझे डस सकते हो। यह तुम क्या कह रहे हो भैया? तब हरि ने सर्प से अपनी मुलाकात की वार्तालाप और चंद्रप्रभा को बताया। काफी देर बाद जब सांप थैली से बाहर नहीं निकला तो हरि ने थैली में झाँक कर देखा तो बुरी तरह चौंका। थैली में सर्प के स्थान पर जगमगाती मणि पड़ी थी। लगता है सर्प चला गया। हरि ने थैली से मणि निकाली और उसे चंद्रप्रभा को देते हुए बोला, यह ले बहन, यह तुम्हें देता हूँ। चंद्रप्रभा उस मणि को ले लेती है। उसके पश्चात चंद्रप्रभा बड़े प्रेम से हरि को अपने हाथ से बना भोजन खिलाया। दूसरी ओर रुक्मिणी विष भरी पुड़िया लेकर कक्ष में पहुंची और चक्की के गेहूं रखे थे। मैं इस विष को गेहूं में मिला देती हूँ। सुबह मुंह अंधेरे जब चंद्रप्रभा अपने भाई के लिए भोजन बनाने हेतु चक्की पर गेहूं पीसने आएगी तो इन्हीं गेहूं को पीसेगी। जब विष भरे भोजन को खाकर चंद्रप्रभा का भाई हरि मर जाएगा तो इसी प्रकार मुझ पर कोई शक भी नहीं न होगा। और रुक्मिणी पुड़िया खोलकर विष गेहूं में मिला दिया और तत्पश्चात वह चुपके से कक्ष से बाहर निकल गई। दूसरी ओर चंद्रप्रभा हरि से कह रही थी, भैया रात हो गई है, अब आप विश्राम कर ले। अच्छा बहन। चंद्रप्रभा ने हरि के लिए चारपाई बिछा दी और हरि चारपाई पर लेटकर सो गया। सुबह मुंह अंधेरे उठकर चंद्रप्रभा उठ गई और आटा पीसने लगी। उसी आटे से हरि के लिए भोजन तैयार किया। भोजन तैयार होने पर हरि से बोली, भैया भोजन कर लो। बहन, अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम ऐसा करो कि भोजन पोटली में बांध दो। मैं अपने गांव लौटते राह में जब मुझे भूख लगेगी तो खा लूंगा। चंद्रप्रभा ने ऐसा ही किया। उसने भोजन पोटली में बांध कर हरि को दे दी। तब हरि उससे विदा ली और घोड़े पर चढ़कर अपने गांव चंद्रपुर की ओर चल दिया। भगवान मेरे भाइयों को लंबी उम्र करना। जब हरि की दृष्टि से ओझल हो गया तो वह हवेली में वापस गई। जब अपनी सास रुक्मिणी को कक्ष के बाहर से गुजरकर उसके कानों में सांस का स्वर सुनाई पड़ा, ईश्वर, अब तेरा साला कभी नहीं आएगा। क्यों माँ, तुमने यहाँ आने के लिए उसे मना कर दिया है? नहीं रे, मैंने तो ऐसी चाल चली जिसके फलस्वरूप वह जल्दी ही मर जाएगा। ऐसा तुमने क्या किया माँ? सुन, चंद्रप्रभा ने जिस आटे को भोजन बना कर दिया है वह विषैला है। उसमें विष मिला है। उस आटे के भोजन खाते ही वह तत्काल ही मर जाएगा। ओह माँ, तुमने बहुत घिनौना चाल चली। बेचारा हरि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कहकर ईश्वर घृणा भरी दृष्टि से माँ की ओर देखने लगा। दूसरी ओर कक्ष के बाहर खड़ी चंद्रप्रभा की हालत खराब थी। ओह, तो माँ जी ने हरि को मारने का षड्यंत्र रचा है। वह क्रोध में बिखरती हुई कक्ष में पहुंची। माँ जी, आज तुमने मेरे ऊपर जो जुल्म ढाए मैंने चुपचाप सहा, इसी आशा में एक दिन आप अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा। लेकिन मैं गलत थी, आप कभी नहीं सुधरेंगी। और आज आपने जुल्म की हद कर दी। मेरे निर्दोष भाई धर्म भाई को खाने में जहर मिलाकर आपने अच्छा नहीं किया माँ जी। भगवान इस करने का फल अवश्य देगा। ओह, तूने मेरा सारा वार्तालाप सुन लिया? हाँ माँ जी, आपके कृतज्ञों से तंग आकर मैं आज ही यह घर छोड़कर जा रही हूँ। अब तभी घर में प्रवेश करूंगी जब अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जाती है तो जा, मुझे कौन रोकता है। और इस तरह घर छोड़कर जाते देख ईश्वर दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंचा। घर से जाने का पागलपन न करो चंद्र, मैं मानता हूँ माँ से गलती की है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। स्वामी, आप कायर हैं जो आप अपनी पत्नी पर होते जुल्म को देखते चुप हो। माँ जी के साथ साथ आप भी दोषी हैं।
और चंद्रप्रभा तेजी से पुनः हवेली के बाहर की ओर चल दी। ईश्वर उसे रोकने का साहस नहीं कर पाया। हवेली के अस्तबल में एक घोड़ा खुला। हरी भैया अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मुझे तुरंत ही उनका पीछा करके उनके पास पहुंचकर उन्हें यह बात बतानी चाहिए। भोजन विषैला है, सोचकर चंद्रप्रभा घोड़े पर बैठ गई और अगले ही पल घोड़ा चंदनपुर की ओर दौड़ रहा था। काफी दूर जाने के बाद चंद्रप्रभा एक कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा, बहुत देर से प्यास लग रही है, क्यों न कुएं पर पानी पीकर आगे बढ़ूं। चंद्रप्रभा कुएं में उतरकर कुएं की ओर चल दी। कुएं पर पहुंचकर पानी खींचा और जैसे ही पानी पीना चाहा, कान में एक एक सवर पड़े। बेचारी चंद्रप्रभा, जिस युवक को अपना भाई बनाया था वह सिर मौत के मुंह में जाने वाला है, वो कैसे? यह सुनकर चंद्रप्रभा चौंक कर देखा, ये मेरे बारे में आपस में बातें कर रहे हैं। चारों ओर देखने पर कोई मनुष्य नजर नहीं आया। वह हैरान सी चारों ओर गर्दन घुमाकर देखा रही थी। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे चकवा और चकवी के जोड़े पर पड़ी। लगता है ये दोनों ही मेरे और मेरे हरी भैया के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। उस उसका सोचना सही था। पेड़ पे बैठा चकवा चकवी से कह रहा था, चकवी, चंद्र ब्रह्मा ने जिस युग को भाई बनाया था उसके 6 भाई थे, पहले ही मर गए, अब हरी की बारी है। चकवे, पहलियां न बुझाओ, जो कुछ बताना चाहते साफ साफ बताओ। चंद्रप्रभा ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उधर चकवा चकवी से कह रहा था, सुनो चकवी, पुनर्जन्म में हरी का पिता जमींदार पन्ना सिंह एक भेलिया था। जंगली जानवरों का शिकार करना उसका पेशा था। भेलिये ने एक बार नाग के 7 बच्चों को मार डाला। तब नागिन के जोड़े ने भेलिये को तत्काल डस लिया। तभी मरते हुए से श्राप भेलिये ने नाग और नागिन ने श्राप दिया, अगले अगले जन्म में उसे 7 पुत्र होंगे, वह उन्हें पालेगा और जब जब उसके पुत्र विवाह की वेदी पर बैठेंगे तब तब नागिन उसके पुत्रों को डस कर मार देंगे। ओ, ऐसा हुआ तो नागिन नागिन ने कहा था, हुआ जैसा नाग और नागिन ने कहा था। हाँ चकवी, वैसा ही हुआ। अगले जन्म में भेलिया जमींदार पन्नालाल बना। पन्नालाल बना। श्राप अनुसार उसके 7 पुत्र हुए। ओह, तो यह बात है। श्राप अनुसार जमींदार पन्नालाल का एक पुत्र और जीवित है। हाँ चकवी, हरी जमींदार पन्नालाल का वह 7वां पुत्र है। आज वह जैसे ही घर पहुंचेगा, विवाह का पक्का हो जाने की सूचना मिलेगी तो वह हरी को बिना नागिन का जोड़ा विवाह की वेदी पर डस लेगा। हाँ चकवी, ऐसा ही होगा। वो बेचारा हरी बेमौत मारा जाएगा। चकवे, क्या कोई उपाय नहीं है जिसे करने से हरी बेमौत टल सके? उपाय तो है चकवी, वह उपाय बताओ ना। तो सुनो, चंद्रप्रभा के पास जो मणि है, यदि वह हरि के विवाह के समय मणि वेदी में प्रज्वलित अंगुली में डाल दे तो नाग नागिन हरि को छोड़ दे सकते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में नाग नागिन हरि के बदले चंद्रप्रभा को डस लेंगे। यह सुनकर चंद्रप्रभा चौंकी। कोई बात नहीं, मेरी जान जाए, भैया की जान बच जाए तो मुझे अपनी जान देने में भी खुशी होगी। मणि अपने पास उसके पास दिया था। वह घोड़े पर बैठकर तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर हरी जाता दिखाई देने या अरे अरे, वो रे हरी भैया। तेजी से घोड़ा दौड़ाती वह हरी के पास पहुंची। हरी को देख वह बुरी तरह चौंक पड़ी। अरे बहन, तुम यहाँ? हाँ भैया, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ऐसा क्या काम आ पड़ा बहन? भैया, मैंने तुम्हें जो भोजन बना कर दिया था उसे मत खाना, उसमें विष मिला हुआ है। विष? हाँ भैया, मेरी सास ने आटे में विष मिला दिया था। तब चंद्रप्रभा ने पूरी सास की करतूत उसे बताई। सारी बात बताकर चंद्रप्रभा ने उसे कहा, भैया, यह तुमने अच्छा नहीं किया बहन। अब तुम कहाँ जाओगी? भैया, मैं ससुराल त्याग आई हूँ। भैया, मुझे अपने साथ अपने घर गांव ले चलो। ठीक है बहन।
जैसे ही अपने घर पहुंचा, पिता ने जमींदार पन्नालाल ने उसे सूचना दी, मेरा बेटा, जब तुम्हारा विवाह रंगपुर के जमींदार त्रिलोचन सिंह की पुत्री के साथ तय कर दिया गया है, तुम्हें ऐतराज तो नहीं है? पिताजी, आपने जो किया अच्छा किया। जब अपने पिता ने चंद्रप्रभा का परिचय कराया, पिताजी, यह मेरी धर्म बहन चंद्रप्रभा है, आज यह यहीं रहेगी। यह तो बड़ी अच्छी बात है बताई तुमने बेटा। अब विवाह के सारे नेक चंद्रप्रभा ही करेगी। कुछ दिन बाद सुमुहूर्त पर दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़ा और धूमधाम से बारात रंगपुर की ओर रवाना हो गई। बारात रंग पर पहुंचने पर जमींदार त्रिलोचन सिंह ने बारातियों की खूब अवगत की। तत्पश्चात वधु ने वर के गले में जयमाला डाली। दूल्हे के वेश में भैया कितने अच्छे लग रहे हैं। अचानक तत्पश्चात वर वधु फेरे की रस्म पूरी करने के लिए विवाह की वेदी पर बिठाया गया। चंद्रप्रभा हरि के साथ साथ थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण आरंभ कर दिए। तभी चौकन्नी दृष्टि एक तरफ पड़ी। ओह, नाग नागिन इसी ओर आ रहे हैं, मुझे जल्दी ही मणि वेदी की अग्नि में डाल देनी चाहिए। चंद्रप्रभा ने जल्दी ही मणि अग्नि में निकाली और उस वेदी की अग्नि में फेंक दिया। तभी क्रोध से पुकारते नाग नागिन वहां आए और चंद्रप्रभा से बोले, मुझ चंद्रप्रभा, आग में मणि फेंक कर तूने अच्छा नहीं किया। ऐसा करके हरि को तो तूने बचा लिया, लेकिन अब दोनों तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं। सुनकर नाग और नागिन चंद्रप्रभा के पैरों में डस लिया। ओह, यह क्या अनर्थ हो गया। नाग नागिन ने बहन चंद्रप्रभा को डस लिया। तत्काल ही चंद्रप्रभा की मृत्यु हो गई। हरि रोता हुआ नाग नागिन से बोला, या तो तुम दोनों मेरी बहन को पुनर्जीवित कर दो, या फिर मैं कटार पेट में घोप कर इसी समय प्राण त्याग दूंगा। उसकी बात सुनकर नाग नागिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब हरि ने कमर से घोपी कटार निकाली और हवा में लहराई। यह देखकर नाग नागिन चिल्लाए, हरि, आत्मघात करना तुम जैसे दोनों भाई बहनों को प्रेम के आगे तुम झुकना पड़ रहा है। हम तुम्हारी बहन को जीवित दान के देते हैं। और हरि ने पुनः कटार कमर में घोप ली। तब नाग नागिन ने पुनः अपने दांत मृत चंद्रप्रभा के पैर में गड़ा दिए। जल्दी ही चंद्रप्रभा का शरीर सारा विष चूस लिया। चंद्रप्रभा मृत शरीर में हरकत हुई और आंखें खोल दी। जीवित देखकर हरि खुशी से उठा, बहन, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया। जब वे दोनों वार्तालाप कर रहे थे, नाग नागिन चुपचाप वहां से चले गए। तब हरि ने चंद्रप्रभा से पूछा, यह नाग नागिन का क्या रहस्य है? भैया, यह तुम्हारे पिता के पूर्वजन्मों के पाप के कारण हुआ। कहते हुए चंद्रप्रभा ने हरि को सारी बात बताई। चंद्रप्रभा की सारी बातें सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और सब चंद्रप्रभा की प्रशंसा करते हुए बोले, हरि, तुम बहुत भाग्यवान हो जो ऐसी बहन मिली। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। तब विवाह अधूरी रस्में पूरी की गई और विवाह के पश्चात हरि वर्षा हरि वर्षा को विदा कर चंदनपुर ले आया। दूसरी ओर चंद्रप्रभा की सास रुक्मिणी एक दिन लकवा मार गया। माँ, यह तुम्हारी क्या हालत हो गई है? ईश्वर, बेटा, यह सब मेरे पापों का फल है। मैंने अपनी गऊ जैसी सीधी सादी चंद्रप्रभा को बहुत सताया, शायद उसके फलस्वरूप मेरी यह दशा हुई है। कहकर रुक्मिणी रोने लगी। कुछ देर रोने के पश्चात, बेटा, तुम इसी समय छतरपुर जाकर चंद्रप्रभा को ले आओ, उससे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा माँ। और ईश्वर उसी दिन चंद्रप्रभा को अपने घर ले आया। उसे देखकर रुक्मिणी नजरें झुकाकर बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी, आप बड़ी हैं, आप मुझसे क्षमा न मांगी। चंद्रप्रभा उसी दिन सास की सेवा में जुट गई। जल्दी चंद्रप्रभा की सेवा ने असर दिखाया। चंद्रप्रभा रुक्मिणी पहले जैसी स्वस्थ हो गई और चंद्रप्रभा को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। समाप्त दोस्तों।